हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल तक हम लोगों ने रिवीजन किया था जो पहले पढ़ाया था उसका। आज जो है हम लोग नया जो इस चैप्टर के अंदर जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने हेनरी नियम पढ़ लिया, राउल्ट नियम पढ़ रहा है। राउल्ट नियम दो तरीके से पढ़ लिए, द्रव जब दोनों द्रव जो है हमारे वाष्पशील होंगे तब, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मैंने आपको एक बताया था, ठोस को किसी वाष्पशील विलायक में जब घोलते हैं, है ना, तो वहां पर वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है ना। जो रियल में वाष्प दाब होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो वो जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, वाष्प दाब में कमी, है ना, विलयन के वाष्प दाब में कमी, तो वो जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्या नाम दिया जाएगा यहाँ पर, वो हमें देखना है। और वो जो सारी प्रॉपर्टी जो देखी जाती है वो देखी जाती है अणुसंख्यक गुणधर्म में, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसा गुणधर्म है जो सिर्फ और सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है ना। कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो हमें ऐसे विलयन पढ़ने हैं जो कणों की संख्या पर निर्भर करते हों। ऐसे विलयन या ऐसे गुणधर्म जो कणों की संख्या या सांद्रता पर निर्भर करते हों, कणों की प्रकृति पर नहीं, कणों की प्रकृति पर नहीं, इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। इन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होंगे वो सिर्फ कणों की प्रकृति पर निर्भर करेंगे, है ना। जो कण हैं वो किस प्रकृति के हैं उससे निर्भर नहीं करता। जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म के अलावा एक और गुणधर्म होता है संरचनात्मक गुणधर्म, वो कणों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे विद्युत चालकता, है ना, जो इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी थी, विद्युत चालकता, वो प्रकृति पर निर्भर करती है। वो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, है ना, उसको विद्युत रसायन में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग पढ़ रहे अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, उनको अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है, ठीक है। ये अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है इसको इंग्लिश में बोला जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस पूरे चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक को RLVP से डिनोट करेंगे, है ना। RLVP बोलेंगे, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब जो बनेगा उसमें आपेक्षिक अवनमन, उसमें कमी किस तरीके से आएगी वो देखेंगे। तो इसको बोला जाता है, चलो आगे दिखाएंगे इसको। सेकंड, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। थर्ड जो है वो है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, ठीक है।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और जो चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, वो चौथा आपके पास में आएगा परासरण दाब, परासरण दाब। इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। बायो वाले स्टूडेंट्स के ज्यादा काम का है टॉपिक, क्योंकि बायो में भी आएगा ये, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस तरीके से चार जो है हमारे पास में अणुसंख्यक गुणधर्म आएंगे, और इंपॉर्टेंट है ये, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता है ना, चाहे थ्योरेटिकल बेस आए चाहे न्यूमेरिकल बेस आए, न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आते हैं। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वाष्प दाब क्या होता है ये हम लोग आपको पहले बता चुके हैं। साम्यावस्था में जब किसी द्रव के वाष्प जब बनते हैं और वो जब वहां से उनका कंडेंसेशन होता है, ठीक है, तो वापस वो आके द्रव की सतह पर दाब लगाते हैं, उसी को हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। तो साम्यावस्था की स्थिति होती है, वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर होती है, ये साम्यावस्था की स्थिति होती है। तो साम्यावस्था की स्थिति जब वाष्पीकरण की दर बराबर संघनन की दर हो और वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब। ठीक है, और उस वाष्प दाब में किस तरीके से आपेक्षिक अवनमन हो सकता है वो हमें चेक करना है। तो ये आपेक्षिक अवनमन तब होगा जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर हम लोग क्या कर दे, कोई ठोस पदार्थ डाल दे, जैसे NaCl डाल दिया, जैसे ग्लूकोज डाल दिया, जैसे यूरिया डाल दिया। ठीक है, तो वो जब हम लोग वहां पे डालेंगे तो कितना वाष्प दाब कम होगा ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम लोग, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते रहना, कोई डाउट नहीं आएगा, है ना। जो मैं नोट्स बना रहा हूं आज वो आपको बनाने हैं, वो नोट्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो आपकी सिर्फ सहूलियत के लिए है ना, सेफ्टी पर्पज से। बाकी आपको जो नोट्स बनाने हैं वो यहीं से बनाने अपने। ठीक है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखो मान लीजिए हम लोग यहां पर एक कंटेनर ले रहे हैं, तो RLVP में आप ध्यान रखना, RLVP जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ऐसा गुणधर्म है, ऐसा अणुसंख्यक गुणधर्म है जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, पहला पॉइंट तो यह है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय को, अवाष्पशील मतलब जो वाष्प नहीं बने, जिनके वाष्प नहीं बने, तो जब किसी अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है या मिलाया जाता है, आप घोलने की जगह मिलाना लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। कैसे घटेगा ये पहले ही बता चुका हूं, आज फिर से बता रहा हूं। देखो ये कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में ये कोई द्रव की सतह है ना, ये कोई द्रव की सतह है और ये मैं ले रहा हूं शुद्ध विलायक। अब इस शुद्ध विलायक में द्रव की सतह पर विलायक के अणु होंगे और इनका क्या बनेगा, यहां पर वाष्प दाब बनेगा। ठीक है,
इनकी वजह से यहां पे क्या लगेगा, वाष्प दाब लगेगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर पी नोट। ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मैं यहां पे लिख रहा हूं पी नोट। अब एक और कंटेनर में लेता हूं, एक और कंटेनर लिया, यह द्रव की सतह है जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर अवाष्पशील विलेय यहां पर डाल रहे हैं। तो अवाष्पशील विलेय डालने से ये क्या बन जाएगा, विलेयन बन जाएगा। ठीक है, यहां पर जो है बच्चों विलेय और विलायक दोनों के अणु अब इस द्रव के अंदर हैं, इस विलेयन के अंदर हैं। ठीक है, अवाष्पशील विलेय ऐड करने से यहां पर दोनों के अणु आ गए, है ना। ये जो छोटे सर्कल में दिखा रहा हूं, इसको दिखा रहा हूं मैं विलेय से, और जो बड़े सर्कल दिखा रहा हूं इसको मैं दिखा रहा हूं विलायक से। तो विलेय अवाष्पशील है और विलायक वाष्पशील है। ठीक है, विलेय जो छोटे सर्कल है वो अवाष्पशील है, मतलब उसके वाष्प नहीं बनेंगे, सॉरी विलेय के वाष्प से बनेंगे छोटे सर्कल वाले, और जो बड़े सर्कल है ये विलायक है। तो यहां उल्टा लिख दिया मैंने, इसको बड़े सर्कल कर लो आप और इसके छोटे सर्कल कर लो। ठीक है, विलायक के तो बनेंगे वाष्प दाब। तो यहां पर देखो जो छोटे सर्कल है ये विलायक ले लिए मैंने, और बड़े सर्कल जो है विलेय ले लिए। विलेय के ऊपर आप लिख लेना अवाष्पशील, अवाष्पशील, और यहां पे विलायक में आप लिख लेना वाष्पशील। ठीक है, तो बताइए, अब सोच के बताइए कि इस कंटेनर में ऊपर की तरफ किसके वाष्प बनेंगे, वो जो वाष्पशील है, इसका मतलब छोटे सर्कल वाले, ये यहां पर वाष्प बनेंगे, और ये क्या लगाएंगे यहां पर, वाष्प दाब। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि यहां पर जब विलायक के वाष्प बनना शुरू हुए तो उनको सरफेस जो है सतह वो कम मिली। ठीक है, यहां पर विलायक के अणुओं को वाष्प बनने के लिए सतह कम मिली, जिसकी वजह से कम वाष्प बने, और कम वाष्प बने तो वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो विलायक के जो वाष्प हैं वो कम बने हैं। ठीक है, और उस विलायक के वाष्प कम बनने की वजह से जो टोटल विलयन है इसका वाष्प दाब पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस विलयन के वाष्प दाब को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, विलयन के वाष्प दाब को लिख रहे हैं हम लोग पीएस से, है ना। पीएस मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, पीएस। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, विलयन में विलायक के अणुओं को कम सतह मिलने की वजह से विलायक के वाष्प दाब में कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बन रहा था, विलायक का शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब बन रहा था, और विलयन का जो वाष्प दाब बन रहा है, तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। इसका मतलब PS इज लेस देन P नोट। P नोट क्या है यहां पर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा रहेगा और विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विलयन के वाष्प दाब में कितनी कमी आई, तो कितनी कमी आई इसको हम लिख सकते हैं P नोट माइनस PS, है ना। एस क्या है यहां पर, सॉल्यूशन, विलयन। तो कितनी कमी आई कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था उसमें से अगर हम लोग जो भी विलयन का वाष्प दाब बन रहा है उसको घटा दे तो हमें पता पड़ जाएगी कितनी कमी आई। इसको बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, ठीक है।
वाष्प दाब में अवनमन, और इसको हम लोग डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी मतलब अंतर ही तो निकाल रहे हैं, पी नॉट माइनस पी एस। अब ये वाष्प दाब में अवनमन किसके सापेक्ष निकाल रहे हो? वाष्प दाब में अवनमन आप निकाल रहे हो पी नॉट शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष, है ना? इसके सापेक्ष निकाल रहे हो ना। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब देख रहे हो, उसमें फिर आप क्या कर रहे हो, कोई अवाष्पिल विलय ऐड कर रहे हो, और फिर आप क्या देख रहे हो, कितना अवनमन हुआ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, और इसको हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, भाई इसके सापेक्ष तो निकाल रहे हो, है ना? पी नोट के सापेक्ष शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष आप क्या निकाल रहे हो, अवनमन निकाल रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? अब ये कितना होगा यह हमें चेक करना है, कितना होगा यह हमें चेक करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राउल्ट के नियम के पास में जाएंगे। ठीक है, राउल्ट का जो नियम है वो क्या कहता है, उसके पास में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहां से भी आप लोग बता सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कौन हमें बता रहा है कि वहां पे जो है दाब में कमी होगी। तो दाब में कमी किसकी वजह से हो रही है, विलय के अणुओं की वजह से हो रही है। दाब में कमी किसकी वजह से हो रही है बच्चों, विलय के अणुओं की वजह से हो रही है। तो आप इसको सीधे सीधे यहां पे यह भी लिख सकते हो कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स सोल्यूट। एक्स सोल्यूट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, RLVP, मतलब जो विलय के जो अणु हैं उसके अगर हम लोग मोल भिन्न देख लें तो जितने मोल भिन्न उसके नहीं बन रहे हैं, मतलब वहां पर वाष्प दाब नहीं बन रहा है, तो इसी की वजह से वो क्या आ जाएगी, थोड़ी सी वहां पर कमी आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट बराबर एक्स सोल्यूट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RLVP बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके अंदर राउल्ट का नियम कैसे एप्लीकेबल हुआ। राउल्ट का नियम, तो यहां पर राउल्ट का जो नियम है वो ये कहता है, राउल्ट का नियम यहां पर यह कहता है कि किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं उसके मोल भिन्न के बराबर होता है, मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है, मोल भिन्न के गुणनफल के बराबर होता है। और ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है ना, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है भाई, राउल्ट नियम का जो ये लिखा गया है। तो किसी विलयन का वाष्प दाब, ये प्रैक्टिकल करके देखा गया कि किसी विलयन का अगर आपको वाष्प दाब देखना है जिसके अंदर अवाष्पिल विलय मिला हुआ है, उस विलयन का वाष्प दाब देखना है, तो आप सीधे सीधे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो उसके मोल भिन्न के। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो वहां से क्या आ जाएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। जैसे इसने बोला कि पी सॉल्यूशन विलयन का वाष्प दाब वो सीधे सीधे समानुपाती है विलायक के, सॉल्वेंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, विलायक के मोल भिन्न के। तो जब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, तो कल भी हम लोगों ने हटाया था, तो पी सॉल्यूशन बराबर यहां पे हो जाएगा पी नोट एक्स, नोट को चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात बराबर है, एक्स सॉल्वेंट। क्लियर? अब क्या करो आप, एक्स सॉल्वेंट जो आपने लिखा है वो कितना होगा, देखो विलायक के मोल भिन्न यहां पर कितने होंगे, विलायक के मोल भिन्न होंगे आपके पास में
पी सॉल्यूशन अपॉन पी नोट। पी नोट क्या है यहां पर? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एस अपॉन पी नोट। यह आ जाएगा किसके बराबर? सोलवेंट के मोल भिन्न के बराबर। अब हमें पता है कि अगर किसी विलयन के अंदर दो कंपोनेंट दे रखे हैं और दोनों के मोल भिन्न अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स सॉल्यूट, एक्स मतलब मोल भिन्न विलय के मोल भिन्न प्लस एक्स सोलवेंट विलायक के मोल भिन्न बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, तो एक्स सोलवेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? एक्स सोलवेंट। तो देखो लिखते हैं यहां पर, ये वैल्यू यहां पे पुट करी तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स सॉल्यूट, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट बराबर ये लिखा हुआ है यहां पर पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर? ये 1 उधर ले जाओ या फिर इसको उधर उठा के ले आओ तो ये आपके पास में हो जाएगा एक्स सॉल्यूट बराबर 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर? सॉरी, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। जब इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास आएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। बताओ, अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा है इसको, क्या लिखा है इसको? आर एल वीपी, रिलेटिंग लोअरिंग वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो इसको हम लोगों ने प्रूव भी कर दिया है ना, कि किस तरीके से जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वो किसके बराबर होता है? सॉल्यूट विलय के मोल भिन्न के। देखो जस्ट अभी हम लोगों ने इसको लिखा है, ये देखो एक्स सॉल्यूट बराबर क्या हुआ? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और इसको हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया यहां पर राउट नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया एक्स सॉल्यूट बराबर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। तो ये फॉर्मूला आपके पास में आ गया एक, अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला आया ही, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन करने के लिए है ना। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसको बोला डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, और यही आपके पास में क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्लियर? अब हम लोग इसमें से और कौन कौन से फॉर्मूला बन सकते हैं उनका डेरिवेशन करते हैं, है ना। आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, एक तो ये वाली चीज याद रखनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं मैं, एक्स सोलवेंट बराबर पी एस अपॉन पी नॉट, और एक ये याद रखना है आपको एक्स सोल्यूट बराबर पी नॉट अपॉन पी नॉट। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग वापस से। इसको हम लोग लिख रहे हैं यहां पर एक्स सोल्यूट बराबर आपके पास में आया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, और एक्स सोलवेंट हम लोगों ने लिखा था विलायक के मोल भिन्न बराबर पी एस अपॉन पी नोट। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, है ना। जो विलय के जो मोल भिन्न है उसमें से आप किसके डिवाइड कर दो? विलायक के मोल भिन्न को। तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा एक्स सोल्यूट अपॉन एक्स सोलवेंट बराबर, डिवाइड कर दो भाई, ये ऊपर आ जाएगा पी नोट माइनस पी एस, और नीचे की साइड क्या आ जाएगा? पी एस, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। ठीक है, आपके पास में क्या आ गया? पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस। इसको भी डिब्बे में बंद कर दो, ये समीकरण नंबर 3 नाम डाल दो इसको। ठीक है, अब यहां पर किसके मोल भिन्न है? ये विलय के। ये किसके मोल भिन्न है? विलायक के। तो मोल भिन्न बराबर क्या होता है ये आपको पता होगा, है ना। तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एक्स सॉल्यूट कैसे लिखेंगे? मोल, किसके मोल है ये? विलय के मोल। तो मोल भिन्न, विलय के मोल भिन्न क्या होंगे? उसके मोल बटा कुल मोल। तो यहां पर लिख दिया हम लोगों ने कुल मोल एन टोटल। ठीक है, कुल मोल एन टोटल।
नीचे आएंगे विलायक के मोल, विलायक के मोल भिन्न, तो विलायक के मोल भिन्न होंगे विलायक के मोल बटा कुल मोल। ठीक है, ये एन टोटल से एन टोटल यहां पे कट जाएंगे। फिर आपके पास क्या आएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर एन सोल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपके पास में निकल के आया, जो कि हर प्रकार की सांद्रताओं के लिए, विलयन की सांद्रताओं के लिए, हर प्रकार के विलयन के लिए एप्लीकेबल है ना। ध्यान रखना एक चीज कि यहां पर जो एन सोल्यूट है, एन सोल्यूट में जो विलेय के मोल आएंगे, विलेय का जो मोलर भार आएगा, विलेय का अणुभार, यहां एन सोल्यूट में विलेय का अणुभार प्रायोगिक है, मतलब प्रायोगिक मान लिखा जाएगा यहां पे इस फॉर्मूले में। ठीक है, जो प्रैक्टिकली निकाला गया है, और हमें प्रैक्टिकली तो देना पड़ेगा उसको क्वेश्चन में, क्योंकि प्रैक्टिकली हमें नहीं आता। हमें कौन सा आता है, सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। जैसे हाइड्रोजन है, उसका सैद्धांतिक जो मान है वो 1 हम लोग लेते हैं, है ना। तो हमें तो क्या पता पड़ता है, सैद्धांतिक। जबकि यहां पर ये फॉर्मूला में क्या आएगा, विलेय के जो अणुभार है वो प्रायोगिक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पर एन सोल्यूट को अगर हम लोग यहां पे कन्वर्ट कर दें, एन सोल्यूट के अंदर जो विलेय का अणुभार है प्रायोगिक को सैद्धांतिक में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए हमें एक एडिशनल टॉपिक की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वांट हाफ गुणांक, जिसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आज मैं इसको बता रहा हूं, और ये इसकी एप्लीकेशन हम लोग कल पढ़ेंगे, वांट हाफ गुणांक की, है ना। तो एन प्रायोगिक, एन प्रायोगिक बराबर होता है एन सैद्धांतिक इनटू आई। आई होता है वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक। अगर वांट हाफ गुणांक को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे सैद्धांतिक से, तो क्या बन जाएगा, प्रायोगिक। अब वांट हाफ गुणांक जो आई है वो कैसे निकाला जाता है, वो हमारा कल का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और है ना, उसके बिना क्वेश्चन नहीं होते। यहां पे अणुसंख्या गुणधर्म में जो वांट हाफ गुणांक आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चारों ही अणुसंख्या गुणधर्म में। ठीक है, तो यहां पर जो ये फॉर्मूला लगा है, ये हर तरह के विलयन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे विलयन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट हो, है ना, या फिर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो, या तो सांद्र हो, बहुत ज्यादा तनु हो, कोई से भी विलयन ले लो आप, उसके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बस यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर जो विलेय का अणुभार है वो प्रायोगिक है, हमें क्या करना है, सैद्धांतिक डालना है। तो यहां पे प्रायोगिक की जगह पे आप क्या डाल देना, सैद्धांतिक इनटू आई। तो इस फॉर्मूले को मैं आगे कन्वर्ट कर देता हूं, ये फॉर्मूला आपके पास में आगे बन जाएगा, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस बराबर, यहां पे मैं लिख रहा हूं एन सोल्यूट सैद्धांतिक बटा एन विलायक सॉल्वेंट इनटू आई। हमें क्या करना है, सिर्फ यहां पे आई से मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, सैद्धांतिक मान लगा सकते हो जो हमें पता होता है। जैसे NaCl का अणुभार, हम लोग क्या करेंगे, Na और Cl अलग अलग को ऐड कर देंगे, Na का जो है 23 और Cl का 35.5, तो 58.5 हो जाएगा। ठीक है, तो सैद्धांतिक मान हम यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना प्रायोगिक मान कैलकुलेटेड करना थोड़ा सा हार्ड रहता है ना। कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम लोग बताएंगे। तो सिद्धांत जो प्रायोगिक मान है वो प्रायोगिक तरीके से कैलकुलेट किया गया है ना, अलग अलग तरीके से, और हमें जो पता होता है वो सैद्धांतिक मान पता होता है। तो अब इस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, यहां पर जो भी आपको दिया हुआ हो विलेय, उसका सैद्धांतिक मान यहां पे डाल देना अणुभार का, तो इनटू आई लगाना। सिर्फ आई क्या है ये हम लोग कल चेक करेंगे। ठीक है, वांट हाफ गुणांक। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया, हर तरह से एप्लीकेबल। अच्छा, इसको ओपन भी कर सकते हो। ओपन कैसे कर सकते हो भाई, सबसे पहले यहीं ओपन करके दिखा देता हूं मैं आपको इसको। और आगे क्या लिख सकते हो आप, देखो यहां पर पी नोट माइनस पी एस
अपॉन पी एस। इसको क्या लिख सकते हो आप, एन सोल्यूट को आप लिख सकते हो डब्ल्यू सोल्यूट अपॉन एम सोल्यूट। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। ठीक है, तो विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। नीचे आप क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू सॉल्वेंट, विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार, एम सॉल्वेंट। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहां पर जो है ये जो सॉल्यूट है, इस जगह पर ये जो सॉल्यूट है, विलेय है, इसका अणुभार जो लिया गया है प्रायोगिक लिया गया है। बस उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सैद्धांतिक इंटू आई। ठीक है, क्योंकि हमें सैद्धांतिक मान पता है, प्रायोगिक मान नहीं पता। प्रायोगिक मान अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने तो लिख देना इसी से, और अगर नहीं दिया हुआ है, वैसे 99% केसेस में नहीं दिया होता है और आपको आई से मल्टीप्लाई किया जाता है यहां पे। क्लियर? तो यहां तक हम लोग रखते हैं और फिर कल इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस तरीके से करने। बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर तरह के जो है वहां पर एप्लीकेबल है, हर तरह के विलेन के लिए। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा तनु विलेन के लिए कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग कल देखेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।